जो समय समय पर अपडेट्स आते रहते हैं नियमों में। तो आज हम कोशिश करेंगे इन नियमों को समझने की। आखिर ये यात्रा भत्ता मतलब टीए होता क्या है, क्यों दिया जाता है और कितने तरह का होता है, जैसे दौरा, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, इन सब में क्या अलग अलग नियम होते हैं। जी, इन सब पे बात करेंगे। क्योंकि ये नियम कर्मचारियों और प्रशासन दोनों के लिए ही मायने रखते हैं, है ना? बिल्कुल, पारदर्शिता बनी रहती है और एक व्यवस्था रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मूल सिद्धांत क्या है, ये टीए क्यों दिया जाता है? देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात जो नियम 3 में भी साफ लिखी है वो ये कि यात्रा भत्ता कोई मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है। अच्छा। इसका सीधा सा उद्देश्य है कि सरकारी कर्मचारी अगर लोकहित में मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में कोई यात्रा करता है तो उस पर जो उसका जरूरी खर्चा हुआ है उसकी भरपाई हो सके। यानी ये एक तरह से खर्च की प्रतिपूर्ति है। हाँ। कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं, ये समझना जरूरी है। एकदम सही। तो फिर ये भत्ते कितने तरह के होते हैं? क्या हर यात्रा के लिए एक जैसा ही भत्ता मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यात्रा कैसी है, कहाँ जा रहे हैं, सब पर निर्भर करता है। नियम 7 में देखेंगे तो मुख्य रूप से 5 तरह के भत्ते बताए गए। 5 तरह के? कौन कौन से? हाँ, पहला है स्थायी यात्रा भत्ता। ये उन कर्मचारियों के लिए है जिनका काम ही फील्ड का है, जिन्हें लगातार अपने एरिया में घूमना पड़ता है। अच्छा, जैसे? फील्ड ऑफिसर्स। जी। दूसरा है वाहन भत्ता मतलब कन्वेंस अलाउंस। ये होता है हेडक्वार्टर के अंदर या आसपास की छोटी यात्राओं के लिए अगर अपना वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ठीक है। तीसरा है मील भत्ता या माइलेज अलाउंस। ये मिलता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मतलब दूरी के हिसाब से। चौथा है दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस। अगर मुख्यालय से बाहर रहना पड़ रहा है तो रोज के जो खर्चे होते हैं जैसे खाना पीना, उसके लिए। और पांचवा है वास्तविक व्यय या एक्चुअल एक्सपेंसेस। ये कुछ खास मामलों में मिलता है जहां असल में जो खर्चा हुआ उसका भुगतान किया जाता है। अच्छा, ये 5 मुख्य प्रकार हो गए। और आपने कहा कि ये किस यात्रा पर मिलेगा, ये निर्भर करता है। जी, और ये भी कि कर्मचारी किस ग्रेड का है। ग्रेड मतलब? हाँ, नियम 4 में कर्मचारियों को उनके वेतनमान खासकर ग्रेड पे के आधार पर अलग अलग ग्रेड्स में बांटा गया है, जैसे ग्रेड ए, बी, सी, डी, ई। ओह! ग्रेड ए में सबसे सीनियर अधिकारी आते हैं जिनका ग्रेड पे 10,000 या उससे ज्यादा है, और ग्रेड ई में वो जिनका ग्रेड पे 200-400 से कम है। तो इन ग्रेड्स का भत्तों से क्या लेना देना है? सीधा लेना देना है। आपका ग्रेड ही तय करता है कि आप ट्रेन में किस क्लास में सफर कर सकते हैं, आपको दैनिक भत्ता किस रेट से मिलेगा, ट्रांसफर पर कितना सामान ले जा सकते हैं, सब कुछ ग्रेड पर निर्भर करता है। समझ गई। यानी वरिष्ठता और वेतनमान के हिसाब से पात्रता बदलती है। चलिए, अब एक एक करके कुछ भत्तों को थोड़ा और खोलते हैं। वाहन भत्ते से शुरू करें, जो लोकल यात्रा के लिए है। हाँ, वाहन भत्ता, जैसा कहा, ये मुख्यालय के भीतर या आसपास की यात्राओं के लिए है। नियम 12 इसके बारे में बताता है। ये उन कर्मचारियों को मिल सकता है जिन्हें अपने काम के लिए रोजाना काफी घूमना पड़ता है और वो अपना स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे तय होता है कि कितना मिलेगा? इसकी दरें फिक्स हैं और वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि कर्मचारी महीने में औसतन कितने किलोमीटर चलता है। नियम 12 में एक टेबल है। अच्छा, टेबल है? हाँ, जैसे अगर कोई महीने में मान लीजिए 201 से 300 किलोमीटर चलता है तो उसे एक निश्चित रकम जैसे 450 रुपये प्रति माह, ये उदाहरण पुरानी दर का हो सकता है, दरें बदलती रहती हैं, मिलेगी। अगर ज्यादा चलता है तो रकम बढ़ जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी होंगी? बिल्कुल हैं। नियम 12 III कहता है कि जैसे अगर आप छुट्टी पर हैं या ज्वाइनिंग टाइम पर हैं तब ये नहीं मिलेगा। ठीक है। या मान लीजिए आपकी गाड़ी 15 दिन से ज्यादा खराब पड़ी है, इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उतने समय का भत्ता नहीं मिलेगा। और इसका हिसाब कैसे रखते हैं? आमतौर पर एक लॉग बुक मेंटेन करनी होती है। नियम 12(4) में इसका जिक्र है। रोज कहाँ गए, कितना चले, ये सब लिखना होता है। कंट्रोलिंग ऑफिसर उसे चेक कर सकता है। अच्छा, लॉग बुक जरूरी है। हाँ, और एक और बात है, नियम 12(VB) में कि कुछ शर्तों के साथ कर्मचारी चाहे तो वाहन भत्ते की जगह रेल या दूसरी यात्रा का दैनिक या मील भत्ता भी ले सकता है, अगर वो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो। दिलचस्प है ये। अब आते हैं मील भत्ते पर। ये लंबी यात्राओं के लिए है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। जी, माइलेज अलाउंस। इसकी गणना कैसे होती है? क्या हमेशा सबसे छोटे रास्ते से ही गणना होगी? नियम 16 कहता है कि सामान्य तौर पर गणना 2 जगहों के बीच जो सबसे छोटा या सबसे व्यावहारिक रास्ता है उसके आधार पर होती है। व्यावहारिक रास्ता मतलब जो रास्ता आमतौर पर इस्तेमाल होता है, भले ही थोड़ा लंबा हो पर सुविधाजनक हो। लेकिन हाँ,
अगर आप बहुत घूम कर जाते हैं बिना वजह तो शायद आपको छोटे रास्ते का ही पैसा मिले। और एक चीज और, अगर दो शहरों के बीच ट्रेन चलती है पर आप सड़क से गए तो अक्सर आपको रेल के किराए के बराबर ही मील भत्ता मिलेगा, भले ही टैक्सी का खर्च ज्यादा आया हो। हाँ, अगर सड़क से जाना जरूरी था तो बात अलग है। अच्छा, ये तो ध्यान रखना होगा। और यात्रा के साधन मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के हिसाब से नियम अलग होंगे, जैसे ट्रेन, प्लेन, बस, टैक्सी। हाँ बिल्कुल, हर एक के लिए अलग नियम है। जैसे ट्रेन से यात्रा के लिए रेल यात्रा के लिए नियम 20 है। इसमें साफ बताया गया है कि कौन से ग्रेड का कर्मचारी किस क्लास में यात्रा कर सकता है। अच्छा। जैसे ग्रेड ए वाले एसी फर्स्ट क्लास में, ग्रेड बी वाले एसी 2 टियर में और नीचे के ग्रेड वाले स्लीपर क्लास वगैरह में, ये उनके ग्रेड पे निर्भर करता है। राजधानी, शताब्दी जैसी ट्रेनों के नियम थोड़े और स्पेसिफिक हो सकते हैं। और हवाई यात्रा, क्या सब लोग प्लेन से जा सकते हैं? नहीं, हवाई यात्रा सबके लिए नहीं है। नियम 21 और उसके साथ जो सरकारी आदेश आए हैं जैसे 2001, 2002, 2003, 2011 के, वो पात्रता बताते हैं। शुरू में ये बहुत ऊंचे वेतनमान वालों के लिए था, बाद में ग्रेड पे के आधार पर इसे थोड़ा और बढ़ाया गया। जैसे एक आदेश के मुताबिक जिनका ग्रेड पे 8,700 या ज्यादा है वो देश के अंदर इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा कर सकते हैं। और कम ग्रेड पे वाले? उनके लिए सामान्यतः ये स्वीकार्य नहीं है या फिर बहुत ही विशेष परिस्थितियों में और सक्षम प्राधिकारी की पहले से मंजूरी लेकर ही संभव है। ठीक है। और अगर सड़क से जाना हो तो बस या टैक्सी से? सड़क यात्रा के लिए नियम 22 और 25 हैं। दरें वाहन के प्रकार पर निर्भर करती हैं। जैसे नियम 25 की तालिका देखें तो ग्रेड ए और बी के अधिकारी अगर अपनी कार इस्तेमाल करते हैं तो शायद 10 रुपये प्रति किलोमीटर। ये दरें बदलती रहती हैं, ये सिर्फ उदाहरण है। एसी टैक्सी लेते हैं तो मान लीजिए 14 रुपये, नॉन एसी टैक्सी के लिए 12 रुपये और स्कूटर या मोटरसाइकिल के लिए 4 रुपये प्रति किलोमीटर। अच्छा, अलग अलग रेट हैं। जी, और बस से यात्रा करने पर जो वास्तविक किराया लगा है वो मिलता है। पैदा नहीं है तो आमतौर पर रसीद देने की जरूरत नहीं, जब तक कि कंट्रोलिंग ऑफिसर खास तौर पर मांगे नहीं। ये तो सुविधा है। अच्छा, एक और सवाल, किलोमीटर के हिस्सों का क्या होता है? जैसे 10.5 किलोमीटर। नियम 29 कहता है कि सड़क यात्रा में किलोमीटर के अंश मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ किलोमीटर को छोड़ दिया जाएगा, यानी 10.5 किलोमीटर को 10 किलोमीटर ही गिना जाएगा बिल बनाते समय। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, लेकिन अगर एक ही यात्रा कई टुकड़ों में है तो उन टुकड़ों के अंशों को जोड़ना नहीं है जब तक वो एक लगातार यात्रा ना हो। ठीक है, ये तो हो गई यात्रा की बात। अब अगर किसी को मुख्यालय से बाहर रुकना पड़े तो उसके रोज के खर्च जैसे खाना, रहना। हाँ, उसके लिए है दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस। नियम 30 में इसका जिक्र है। ये कैसे मिलता है? ये इस पर निर्भर करता है कि आप अपने हेडक्वार्टर से कितनी देर बाहर रहे। अच्छा। हाँ, अगर आप 6 घंटे से कम बाहर रहे तो कोई दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। ओके। 6 घंटे या उससे ज्यादा लेकिन 12 घंटे से कम तो आधा दैनिक भत्ता। और अगर 12 घंटे या उससे ज्यादा लेकिन 24 घंटे के अंदर तो पूरा एक दिन का दैनिक भत्ता मिलता है। 24 घंटे से ज्यादा की गणना फिर अलग होती है। और क्या ये भत्ता हर शहर के लिए बराबर होता है? दिल्ली और रायपुर में तो खर्च अलग अलग होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए नियम 32 और उसके साथ जो परिशिष्ट अपेंडिक्स है उसमें शहरों को उनकी महंगाई के आधार पर बांटा गया है X, Y, Z श्रेणी में। X, Y, Z शहर। हाँ, जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर X श्रेणी में, फिर थोड़े छोटे शहर Y में और बाकी सब Z में। दैनिक भत्ते की दरें शहर की श्रेणी और कर्मचारी के ग्रेड दोनों पर निर्भर करती हैं। मतलब X शहर में ज्यादा मिलेगा? जी, जैसे ग्रेड ए का अधिकारी है तो X शहर में होटल में रुकने के लिए उसे मान लीजिए 9,000 रुपये प्रतिदिन तक की सीमा मिल सकती है। ये दरें उदाहरण है, बदलती रहती हैं। Y शहर में यही शायद 4,000 रुपये। इसी तरह लोकल कन्वेंस के लिए भी रेट अलग अलग हैं। और ये दरें कब बदली थी? ये समय समय पर बदलती रहती हैं। जैसे किताब में 1 जनवरी 2012 और 1 अक्टूबर 2016 से लागू दरों का जिक्र है। उसके बाद भी शायद बदलाव हुए हों तो लेटेस्ट ऑर्डर देखना पड़ता है। इसमें कोई और पेच या खास बात है? हाँ, कुछ हैं। जैसे नियम 52 कहता है कि अगर आप एक ही जगह पर लगातार 30 दिन से ज्यादा रुकते हैं तो फिर सामान्यतः डेली अलाउंस मिलना बंद हो जाता है। ओह, 30 डेज बाद बंद? क्यों? शायद ये सोच है कि इतने दिनों में आप रहने खाने का कोई सस्ता जुगाड़ कर लेंगे,
हालांकि जरूरत पड़ने पर अधिकारी इसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा। और नियम 50 कहता है कि अगर आपकी यात्रा हेडक्वार्टर के 8 किलोमीटर के अंदर ही खत्म हो जाती है तो भी आमतौर पर दैनिक भत्ता नहीं मिलता। 8 किलोमीटर के अंदर? ठीक है। और हाँ, अगर बाढ़, बरसात या बीमारी की वजह से कहीं रुकना पड़ जाए तो नियम 51A के तहत भत्ता मिल सकता है। ये तो हुई भत्तों की बात। अब अलग अलग तरह की यात्राओं पर आते हैं, जैसे ट्रांसफर, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट। क्या इनमें भी यही नियम लगते हैं? नहीं, इनके लिए नियम पुस्तिका में अलग से भाग दिए गए हैं क्योंकि इनकी प्रकृति अलग है। अच्छा, तो सबसे पहले दौरे की बात करते हैं। हाँ, दौरा यानी जर्नी ऑन टूर, ये भाग 9 में है। ये सबसे सामान्य स्थिति है जब कर्मचारी अपने काम से हेडक्वार्टर से बाहर जाता है। तो इसमें क्या मिलता है? इसमें वही यात्रा के लिए मील भत्ता या वास्तविक किराया और रुकने के लिए दैनिक भत्ता। नियम 43 कहता है कि अधिकारी दौरे की अवधि या कितनी बार जा सकते हैं इस पर सीमा लगा सकता है। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसफर पर। स्थानांतरण, ये तो बड़ा बदलाव होता है। जी हाँ, ट्रांसफर, ये भाग 11 में है। नियम 79 सबसे पहले ये कहता है कि ट्रांसफर पर भत्ता तभी मिलेगा जब ट्रांसफर लोकहित में हो। मतलब अगर खुद के कहने पे ट्रांसफर हुआ तो समान्यता नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। लोकहित वाले ट्रांसफर में काफी रियायतें हैं। नियम 81 में क्या क्या मिलता है ट्रांसफर पर? देखिए, कर्मचारी और उसके परिवार को नई जगह तक जाने का यात्रा भत्ता मिलता है, रेल से या सड़क से। सबसे अहम है घर का सामान ले जाने का भत्ता। नियम 81A और B में इसकी एक वजन सीमा है जो ग्रेड पर निर्भर करती है। जैसे ग्रेड A वाले रेल से 6000 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। 6000 किलो काफी होता है ये तो। हाँ, ग्रेड E के लिए 1500 किलो है। सड़क से ले जाने के लिए अलग रेट है। और पैकिंग वगैरह का खर्चा? उसके लिए नियम 81C में एक मुफ्त अनुदान है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। ये आमतौर पर 1 महीने की बेसिक पे के बराबर होता है। इसमें पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग सब शामिल माना जाता है। ये तो बड़ी मदद है। जी। और अगर अपनी गाड़ी मतलब कार या स्कूटर ले जाना है तो उसके लिए भी नियम 81D में अलग से भत्ता है। इसमें परिवार और निजी सामान का क्या मतलब है? नियम 81E में परिभाषा दी है। परिवार में पति पत्नी, बच्चे और कुछ शर्तों के साथ आश्रित माता पिता वगैरह आते हैं। निजी सामान में फर्नीचर, बर्तन, कपड़े सब आते हैं, लेकिन पत्थर, ईंटें जैसा भारी सामान नहीं। समझ गए। अब बात करते हैं जब कोई पहली बार नौकरी ज्वाइन करता है। हाँ, पद ग्रहण या ज्वाइनिंग पोस्ट, ये भाग 10 में है। नियम 72 साफ कहता है कि पहली बार ज्वाइन करने पर अपने घर से ड्यूटी स्टेशन तक आने का खर्चा सामान्यतः नहीं मिलता। अच्छा, पहली बार में नहीं मिलता। हाँ, जब तक कि अपॉइंटमेंट लेटर में खास तौर पर न लिखा हो। और रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट या सेवा समाप्ति पर यह भाग 15 में है। नियम 106 कहता है कि कर्मचारी और उसके परिवार को उनके घर मतलब स्थायी निवास स्थान या उनके द्वारा चुनी गई किसी और जगह जो घर से ज्यादा दूर ना हो तक जाने के लिए यात्रा भत्ता मिलेगा। ये ट्रांसफर जैसा ही होता है काफी हद तक। इसमें भी यात्रा और सामान ले जाने का खर्च मिलता है। नियम 107 के अनुसार शर्त यह है कि यात्रा रिटायरमेंट के 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। 6 महीने के अंदर, ठीक है। और ट्रेनिंग पर जाने के लिए? प्रशिक्षण या ट्रेनिंग, भाग 19 नियम 122 के अनुसार अगर किसी कर्मचारी को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो उसे आने जाने का यात्रा भत्ता और वहां रहने के लिए दैनिक भत्ता या कोई विशेष दर्ज होता हो वो मिलती है। ठीक है। परीक्षा देने जाने के लिए भी कुछ है? हाँ, एग्जामिनेशंस भाग 13 अगर कोई जरूरी विभागीय परीक्षा देनी है तो नियम 92 के तहत भत्ता मिलता है। कुछ ऑप्शनल परीक्षाओं के लिए भी नियम 94 में प्रावधान है। ओके। और मेडिकल सलाह के लिए? चिकित्सा सलाह, मेडिकल एडवाइस, भाग 17 नियम 115 और 116 अगर कर्मचारी जहां पोस्टेड है वहां जरूरी मेडिकल सुविधा नहीं है तो उसे किसी दूसरी जगह डॉक्टर को दिखाने या सर्टिफिकेट लेने जाने के लिए भत्ता मिल सकता है। वाकई लगभग हर स्थिति कवर की गई है। जी, कोशिश तो यही की गई है नियमों में। इन सब नियमों को देखते हुए कुछ खास बातें या पहलू जो शायद पहली नजर में उतने साफ न हो या जिन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे? पहली बात तो वही जो हमने शुरू में कही थी, और नियम 13 बार-बार कहता है ये भत्ता लाभ कमाने के लिए नहीं है, सिर्फ खर्च की भरपाई है। ये जरूरी है याद रखना। दूसरी बात, कंट्रोलिंग ऑफिसर की भूमिका बहुत अहम है। नियम 137, 138 बिल पास करने से पहले उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि यात्रा जरूरी थी, नियमों के हिसाब से हुई और दावा सही है। हाँ, चेक करना उनकी ड्यूटी है। तीसरा, ये जानना शायद दिलचस्प हो
कि जब छत्तीसगढ़ बना तो शुरू में मध्य प्रदेश के ही यात्रा भत्ता नियम यहाँ लागू किए गए थे। 2002 में उन्हें अनुकूलित किया गया। बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी जरूरत के हिसाब से उनमें बदलाव किए हैं। अच्छा, तो ये MP रूल से आए हैं? जी, आधार वही था। और चौथी बात, सिर्फ नियम पुस्तिका काफी नहीं है। समय समय पर सरकार, खासकर फाइनेंस डिपार्टमेंट, सर्कुलर या आदेश निकालती रहती है। जैसे आपने हवाई यात्रा या DA रेट्स का बताया। हाँ, तो हमेशा लेटेस्ट आदेशों से अपडेट रहना जरूरी है। इस किताब में भी कई जगह उनका हवाला दिया गया है। यात्राओं को रेगुलेट करता है। बिल्कुल। इसमें भत्ते कितने तरह के हैं, कौन कब किस भत्ते का हकदार है, गणना कैसे होगी और ट्रांसफर से लेकर रिटायरमेंट तक हर स्थिति के लिए क्या नियम है, ये सब बताया गया है। कर्मचारियों के लिए जरूरी है कि वो अपने अधिकार जाने ताकि सही दावा कर सकें। और प्रशासन के लिए भी, ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे। बिल्कुल। ये नियम एक तरह का संतुलन साधते हैं कि कर्मचारी को सरकारी काम से जाने में अपनी जेब से पैसा ना लगाना पड़े और साथ ही सरकारी धन का दुरुपयोग भी ना हो। सही कहा। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये भी हो सकता है कि भविष्य में जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, क्या इन नियमों में और सरलीकरण की जरूरत है? हाँ, जैसे खासकर जो दावा करने की प्रक्रिया है, बिल जमा करना, पास होना, क्या इसे और आसान और तेज बनाया जा सकता है, शायद डिजिटल तरीकों से? कारी और इतनी गहरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।